मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विक्रम कुमार। बेटा आज मैं क्लास 10th का लेक्चर लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते होगा कि किसी वजहवश मैं आपका एक ही लेक्चर बना पाया और उसके बाद से मैं लेक्चर डाल नहीं पाया। कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन बेटा अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। आप आज से कंटिन्यूअस मेरा लेक्चर आपके पास ज़्यादा रहेगा। सिर्फ आप मेहनत से क्या करिए, घर पे बैठ के पढ़िए। फिर जैसे ही क्लास ओपन होते हैं इसको वहाँ पे हम आपको लेक्चर ले लूँगा। फिलहाल जब तक आपको ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी दुनिया में, तब तक तो भाई आपको ऐसे ही पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, वीडियो के द्वारा। तो मैं आज आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो याद होगा कि मुझे आशा है कि पहला लेक्चर आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं बेटा उसमें, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें डीपली स्ट्रक्चर नहीं था। तो आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस हमने देख रखा है, क्योंकि आपका साइंस का जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री आपको खुद प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। फिजिक्स हो सकता है मनीष सर आपको दे देंगे। रही बात मेरी, मैं बायोलॉजी आपको बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर आप चैप्टर्स आपके हैं वो सारे चैप्टर्स में बेटा बिल्कुल पढ़ा दूंगा। और ये मत घबराइए कि मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। मुझे अगर सिलेबस ख़त्म ही करना आपको है तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा, लेकिन बशर्ते आपको कि आपको वो समझ आना चाहिए। इसलिए आप धीरे धीरे चलिए, हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी टाइम आपको वेस्ट चली गई। आपका ये लेक्चर लेते रहिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर आपको पहला चैप्टर खत्म करूँगा। 10 दिन से कम ही रहेगा, या 4-5 लेक्चर मेरे रहेंगे, 5-6 लेक्चर में आपको ख़त्म हो जाएंगे। यदि और शॉर्ट करेंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए अंदर मेरा है कि आपको लेक्चर ख़त्म करने से मेरा वो नहीं बन जाएगा। बस आपको आना चाहिए आप घर पे कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता, फिर आप कमेंट कर सकते हो बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों को खुद क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप मुझसे वाकिफ भी है। तो मैं क्लास में गया था, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आपको कैमरे के सामने या फिर लेक्चर सुनना और सर के सामने क्लास में बैठ के सुनना बड़ा फर्क होता है। फिलहाल आपको प्रॉब्लम है तो आपको कर देना है। चलिए हम अपनी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा। आपको पहले लेक्चर में हमने जो भी बताया था, मुझे याद है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल देखा और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड होगी। एनसीईआरटी के बाद हम जाएंगे, थोड़ा वो जो आपको डिफिकल्ट टाइप कर दिया हुआ एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया, उसको डिस्क्राइब बिल्कुल तरीके से मिलेगा। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर कर सकते हैं, तो आपको समझाने के लिए। इसलिए आप डाउट न करिए, आपको अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको ना आता हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप लिख दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा उसके आंसर। तो बेटा आपको देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि पहले चैप्टर का नाम है आपको लाइफ प्रोसेस, और फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस आपको जनरली हिंदी मीडियम वाले आपको समझ लें कि लेक्चर के दौरान मैं दोनों कॉम्बिनेशन करके करता हूँ, ताकि आपको हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उस लेक्चर को समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई डाउट है। ठीक है, दोनों का काम एक ही साथ हो सकता है यदि आपको है। और खुद मैं आपको इंग्लिश प्रिपेयर करवाता हूँ, इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। तो जो हिंदी मीडियम वाले लेक्चर देते हैं उनको भी ये ना सोचे कि मेरा इंग्लिश वाले ले जा रहा है तो मैं इंग्लिश का लेक्चर देखूँगा। नहीं, आप इंग्लिश वाला हिंदी मीडियम वाले मेरा लेक्चर सुन सकते हैं और बिल्कुल साधारण तरीके से ही बताऊँगा बेटा, साफ साफ समझ में आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आपको लिखा हुआ कि हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था। तो ध्यान रखिएगा लाइफ प्रोसेस होता है, ये लाइफ प्रोसेस है क्या, या फिर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ना, तो जनरली लोग पूछ देते हैं। तो आपको पता हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उनकी कैपेसिटी जो होती है वो निरंतर क्या करते हैं कि उनकी बॉडी में मॉलिक्यूलर क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है और बहुत ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अर्थात कह सकते हो कि उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होता रहता है, हमेशा उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से ही क्या कहते हैं वो लाइफ चलती रहती है, वो सर्वाइव करता रहता है, जीता है। यदि सपोज दैट करो कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो लाइफ नहीं होती, वो रेस्ट किया गया होता। जैसे आपको सपोज करते हैं कि एक पौधा है, उस पौधे की क्या होता है, किसी स्टेम को कट करके हम निकालो, डाल को ही काट दो, फिर उसके बाद हम उसके जो लकड़ियाँ वगैरह देखते हो जिससे टेबल वगैरह बनता है, तो लकड़ी कहाँ से आई, पौधे से आई। लेकिन जब तक वो पौधे से जुड़ा था तब तक वो बेटा क्या था, उसकी लाइफ चल रही थी, वो सजीव था। लेकिन जैसे हमने कट करके निकाल लिया, नीचे रख दिया, वो डेट कर गया।
अर्थात कह सकते हो कि उनमें जब तक जुड़ा तो बहुत ढेर सारे कुछ ना कुछ प्रोसेस चलते रहेंगे और इसलिए वो उसकी लाइफ चलती रहेगी। तो इसलिए कह सकते हो कि लाइफ प्रोसेस वो होते हैं कि बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए हमारे सारे जीवधारी जो होते हैं वो हमेशा निरंतर एक वर्क उनका चलता रहता है, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी का मेंटेनेंस होता रहता है, जिससे उसकी लाइफ क्या होती है बेटा कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यदि वही प्रोसेस कहीं पे ब्रेक कर जाए, यदि वो प्रोसेस ना हो, तो आपको क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आएगी कि वो जीवधारी आपको क्या करेगा, डेट करेगा। सबको दैट है कि डेट कर जाएगा उसमें। अब उस प्रोसेस को हमको देखना, उसी प्रोसेस को तो समझना है भाई, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आपको प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसी को डिटेल पड़ता है। तो सारे प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक करते डिस्कस करते जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा कि आप बारी बारी से पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े, आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा कि हर जीवधारी, कोई भी जीवधारी हो, एनसीईआरटी में मेंशन किया होता है, एनसीईआरटी पूरा पढ़ेगा उसी का कंफर्म हो जाएगा। लेक्चर सुनिए, उसके बाद एनसीईआरटी, मेरा लेक्चर पहले ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी लेकर रखिएगा, लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, आपको दिल को समझेगा। तो देखते हैं कि इनमें क्या होता है, जीवधारी क्या करता है, तो निरंतर उनमें मेंटेनेंस की प्रोसेस चलती रहती है और वो मेंटेनेंस की जो प्रोसेस होती है, यदि हम कहें, यदि हम कोई वर्क कर रहे हैं तब भी आपको मेंटेनेंस चलता रहता है, वो कार्य होता है। यदि हम आपको स्लो मोशन में बैठे हुए कमरे में बिल्कुल का वर्क नहीं कर रहे, तब भी वो कुछ प्रक्रियाएं क्या होती है, निरंतर चलती रहती है हमारे जीवन में। और वही मेंटेनेंस की जो प्रोसेस होती है, जो हमारी लाइफ को इन्वॉल्व करती है, जो प्रोसेस, उसी को हम कहते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, या फिर जिसे कह सकते हो आपको जैव प्रक्रम। क्लियर हुआ जैव प्रक्रम क्या होता है? शुरुआत में ही दिया गया था आपको एनसीईआरटी में कि जैव प्रक्रम कहलाता है। अब उसकी बात आगे आती है एनसीईआरटी में, क्योंकि जैव प्रक्रम का होना बड़ा इन्वॉल्व है, कि लाइफ प्रोसेस का होना इन्वॉल्व है, या फिर आपको मेंटेनेंस का होना इन्वॉल्व है। ये मेंटेनेंस के लिए ही लाइफ प्रोसेस चलता है। तो मेंटेनेंस का होना इन्वॉल्व क्यों है? क्योंकि हर जीवधारी में या फिर अपनी बॉडी को हमेशा, हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारे सेलों का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। अर्थात हमारी सेलें टूटती रहती है और वो ब्रेक डाउन करती रहती है और हमेशा डेथ भी करती रहती है। तो उनको रिप्लेस करने के लिए वो सारे प्रोसेस होते रहते हैं, जो मेंटेनेंस के प्रोसेस होते हैं, अनुरक्षण का प्रोसेस होता रहता है। तो वो जो अनुरक्षण का प्रोसेस है या मेंटेनेंस का प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है। तो वो पड़ती है आवश्यकता किसकी? एनर्जी। ध्यान रखिएगा, हमारे मेंटेनेंस के प्रोसेस के लिए हमारे अनुरक्षण के प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ती है बेटा एनर्जी। ये एनर्जी, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक कोई मेंटेनेंस का प्रोसेस नहीं होगा। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है और यह एनर्जी, जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी जीवधारियों को आती कहाँ? कोई जीवधारी एक जीव है तो उसे आती कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, वो एनर्जी का वो अपने बाहरी वातावरण से क्या होते हैं, एनर्जी जो फूड होते हैं, सॉरी एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं, तो बाहरी वातावरण जो होता है, वो जीवधारी अपने शरीर से बाहर से क्या करते हैं, जो एनर्जी का स्रोत होता है उसको ग्रहण करते हैं। और वो एनर्जी का स्रोत जो होता है क्या, सिर्फ एक ही फंडा है, वो होता है क्या? फूड। फूड ही एक ऐसा माध्यम है जिससे वो एनर्जी को कंज्यूम मिलती है या फिर हर जीवधारी को मिलती है। तो वो जीवधारी क्या होता है, उस फूड से क्या करता है, वो एनर्जी लेता है और भोजन ही क्या होता है, शरीर के अंदर आपको वो कच्ची सामग्री के रूप में फूड जो है वो एंट्री करता है हमारी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर एंट्री करके आपको विलीन हो जाता है। और यदि बॉडी के अंदर वो विलीन होता है, अंदर बॉडी जैसे कोई भी एनिमल्स है, वो अपने इन्वायरमेंट से फूड को एक्सेप्ट किया और अपने अंदर विलीन किया, उस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रिशन पोषण कहलाता है कि फूड किस लिए हम लेते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी किस लिए रिक्वायरमेंट होती है? हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए होती है। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है? वो जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। बहुत सारे क्रियाएं होती रहती हैं, क्रियाएं होती रहती है जो मेंटेन करती है हमारी बॉडी को और हमारी लाइफ चलती रहती है। तो वो आवश्यक है और उस मेंटेनेंस के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? एनर्जी की। एनर्जी जो जीवधारी लेते हैं कहाँ से? अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, बाहर से लेते हैं।
वो सोर्स होता है, क्या सोर्स होता है एनर्जी का? एग्जैक्टली सिर्फ वन सोर्स है, वो है फूड। फूड के रूप में हम लेते हैं, वो एनर्जी मिलती है फूड से। और फूड हमारी बॉडी के अंदर या फिर इंजेक्ट करता है, एंट्री करता है, विलीन हो जाता है और वो वर्क करता है अपना, तो वो आपको प्रोसेस क्या होता है, कहलाता है न्यूट्रिशन कहलाता है या फिर पोषण। तो प्रोसेस आपको ये पता चला कि बेटा वो आपको क्या होता है, पोषण कहलाता है। और यदि आपको क्या होता है कि जीव को वृद्धि करनी है, यदि जीवधारी को वृद्धि करनी है, तो कुछ वो अलग प्रकार के भी कच्ची सामग्रियों का क्या होता है, आवश्यकता करता है या फिर उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको क्या कहते हैं, कुछ अणुओं का होता है जो पृथ्वी पे, इसके अतिरिक्त भी आपको पृथ्वी पे बहुत सारे पदार्थ मौजूद होते हैं, कच्चे सामग्री जो आपको कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ये कार्बन आधारित होते हैं, जिनमें कार्बन आपको क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आपको बहुत सारे का नाम हम लिखेंगे बेटा कि उनमें क्या क्या जरूरत होती है, फूड में हम डेली का क्या क्या लेते हैं, तो पॉइंट आपको देख लेते हैं। तो इस फूड में हमको डेली का डेली मिलता है, तो वहाँ पे देखिए ये कार्बनिक मैटर पे आधारित है। तो कार्बनिक प्रोडक्ट जो होता है, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, वो लेते रहते हैं। और कार्बनिक पदार्थों का और इनका जो इस कार्बनिक मेथड के आधार पे फूड डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, हर जीवधारी का फूड डिफरेंट होगा और उनको न्यूट्रिशन करने का प्रोसेस भी क्या हो सकती है, अलग टाइप की हो सकती है जीवधारियों की। तो अब देखते हैं कि इसमें फूड में क्या क्या आपको विलीन रहता है या फिर किसकी रिक्वायरमेंट होती है जो डेली जीवधारियों को लेना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा फूड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम आपको ध्यान रखिएगा, इसको बेटा एनसीईआरटी मिल दिया लेकिन मेंशन कर लीजिएगा। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। दूसरी पॉइंट आपको नोट कर सकते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन्स डेली फूड में रहता है। थर्ड आपको ले सकते हैं लिपिड। लिपिड जिसका दूसरा नाम है बेटा फैट भी कहते हैं, फैट होता है। और नेक्स्ट चौथा आपको लिख सकते हो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो अब आपको देखो कुछ विटामिन भी होती हैं जो आपको मिलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करें विटामिन। पहले आपको मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है जिसे आपको पोषक तत्व कहते हैं, वो सारे पोषक तत्व आपको फूड में अवेलेबल रहते हैं। तो उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होती है, लिपिड्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम देखते हैं क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। फूड का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जनरली इन सारे जो चारों हमने लिखा है बेटा, इन चारों से एनर्जी आपको नहीं मिलती है। डेली जो एनर्जी आपको कंटेन करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ही क्या करती है, एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी करेंसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम एनर्जी करेंसी कहा जाता है, जबकि प्रोटीन से हमको कोई एनर्जी नहीं मिली। तो फिर आप कह सकते हो कि प्रोटीन से सर आपको प्रोटीन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कहा कि जीवधारी बॉडी के लिए आपको ग्रोथ की आवश्यकता होती है, उसको क्या होती है, वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन फली फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है आपको प्रोटीन। लिपिड ही ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जीवधारी में जब कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है तो कंडीशन ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट के समाप्त हो जाने के बाद आपको जो फैट्स होते हैं वो आपको क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड। तो सेकेंडरी जो करेंसी होती है वो होता है लिपिड, ये भी आपको एनर्जी देता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बॉडी में एनर्जी जो कंज्यूम करता है, हाई एनर्जी जो कंज्यूम करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कैलोरी में मिलती है, तो वो आपको स्टोर रहती है लिपिड में रहती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट निरंतर यूज होता रहता है, ये आपको स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए कभी देखा ना फैट आदमी को देखो, आदमी कहता है कि भाई पहली चीज़ें ना करें, जो मोटे आदमी होते हैं उनमें फैट ज़्यादा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो लोग कहते हैं कि भाई अपने इस फैट को क्या करें, डिस्ट्रॉय कर दें, थोड़ा सा कैलोरी को अपने घटा दो तो आप पतले दिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए आज हमारे वर्ल्ड में, हमारे भारत में क्या पूरा वर्ल्ड उसी से सबसे ज़्यादा ग्रसित होते हैं, मोटापे से।
तो लोग आए दिन वर्क करते रहते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं। यहाँ तक हमने बेटा देखा होगा कि बहुत सारे टैबलेट्स का यूज करते हैं कि हमारा वो फैट नीचे चला जाए और वो हेल्दी रहे। तो इसलिए फैट का बढ़ना बड़ा नुकसान है। फैट होना आवश्यक है, लेकिन फैट का ज़्यादा होना आपको क्या होता है, हार्मफुल है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये फैट आपको स्टोर क्या होता है। जैसे देखा हुआ ना कि यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, आपको क्वेश्चन मैं बता दूँ, आदमी जब मोटा था तो आप कहाँ से देख के बताते हैं कि भाई आदमी मोटा है, राइट? पता है आपको, क्लास में कई बार मैंने पूछा होगा, नहीं होगा तो याद रखिएगा। आदमी को जब भी आप मोटे हुए देखते हैं तो आपको कहाँ से दिखेगा, उसकी कमर से, उसके बाद वो नेत्र वाला गोलन जो होता है उसके अगल बगल, उसी देखा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे टिश्यूज आपने पढ़ा नाइन्थ में टिश्यूज हमने बताया अलग अलग टाइप की टिश्यूज होती है, वो इसको स्टोर करती है। उसी तरह से हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अगल बगल में क्या होती है, ढेर सारी फैटी टिश्यू होती है जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। वो एडिपोज टिश्यू जो होती है बेटा, जब भी हम भोजन करते हैं तो फैट ज़्यादा लेते हैं, उस फैट को स्टोर करके रख लेते हैं। इसीलिए आदमी वहीं से क्या होता है, ज़्यादा मोटा होता है, पेट निकलना चालू हो जाएगा, फैट ज़्यादा वहाँ पे स्टोर करके रख जाएंगे। जैसे मैं जनरली कहा जाए, आपको बुरा ना लगे कि क्योंकि लेडीज़ों में ज़्यादा हमने देखा हुआ कि देखो उनकी कमर के पास कितने सारे फैट आपको क्या होते हैं, स्टोर होते रहते हैं। क्योंकि उनको वो कहते हैं कि जनरली वो बैठ के तो खाना खाती है, कुछ तो करना ही नहीं होता, घर पे खाना बनाए खाना खाया, इसलिए फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है। शायद आज के नहीं है, आज की लड़कियाँ बहुत आगे हैं, वो बहुत सारे वर्क करती रहती है। तो फिलहाल वो आपको हर लोगों को उससे ग्रसित है। तो जो फैट्स है, तो ये फैट आपको क्या होता है, एनर्जी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, और सेकंड पे आपको कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये बेटा हमारे क्या होते हैं, बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स को मेंटेन करता है, हमारी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को मेकअप करता है, बनाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसलिए बताया। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको, जैसे हर जीवधारी क्या होता है कि इनमें क्या होता है, हमने बता रखा है कि बेटा हर जीवधारी अपने पर्यावरण से डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल सेल का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे आपको देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यदि है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आपको ध्यान हुआ कि वो डायरेक्टली कनेक्ट है। जैसे एक सिंगल सेल का एनिमल्स है, वो डायरेक्टली अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगा, उसकी बॉडी इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगी। तो जब भी उसको बाहर से लेना पड़ेगा, वो बाहर से हर चीज़ को ले लेगा अंदर, ठीक है, अंदर मिलेगा, अंदर विलीन कर देगा। और विलीन होने के बाद उस बॉडी में इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता रहता है। ऑक्सीजन लेना होगा तभी बाहर ले लेगा, फूड लेना होगा उसके अंदर। लेकिन कंडीशन क्या होती है बेटा कि क्या होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, उन सारे विघटन होता रहता है। जब ये विघटित हो जाते हैं तो उनका अणुओं का क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। इन सारे जटिल पदार्थों का, ये सारे बेटा जटिल पदार्थ होते हैं, ब्रेकडाउन होता रहता है और कुछ निर्माण भी होता रहता है बॉडी में। तो ये निर्माण होने की और ब्रेकडाउन होने की जो प्रोसेस होती है, इनमें दो आपको रिएक्शन की अभिक्रियाएं इन्वॉल्व होती है। उस अभिक्रियाओं का नाम नोट कर सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी मेंशन किया होगा, लेकिन डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन नाम दिया रखा है, वो आपको दिखा ध्यान रखेगा। एक दिया होगा बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन और एक दिया होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा एनाबॉलिक रिएक्शन एंड दूसरा आपको बेटा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, उपचयी अभिक्रिया और अपचयी अभिक्रिया, ऐसे बोला जाता है। उपचयी अभिक्रिया और अपचयी अभिक्रिया, ये दोनों प्रोसेस आपको इन्वॉल्व होते हैं इसमें। लाइफ प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है लार्जेस्ट मॉलिक्यूल का। तो ध्यान रहे कि एनाबॉलिक रिएक्शन को पहले देखते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल होता है, क्या रखिएगा, जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो आपको कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। मतलब स्मॉलर जो जटिल अणु होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेकडाउन होकर वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं बेटा, एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनाबॉलिक रिएक्शन
फिर कोई डाउट होगा तो कल हम बता देंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा कैटाबोलिक रिएक्शन में आपको क्या होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें कंडीशन ये रहती है कि आपको जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, अब इसमें ये देखना है कि दो चीजें आपको कन्वर्ट हुई कि लार्जेस्ट मॉलिक्यूल आपको कन्वर्ट होगा स्मॉलेस्ट में, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्जेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ये दो आपको माइनर कैरेक्टर देखना है कि एनाबॉलिक रिएक्शन होता है और कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो दो रिएक्शन आपको बार बार होते रहते हैं, बॉडी में हमेशा बनता रहता है, कुछ अणु बड़े अणु बनते रहते हैं, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में कन्वर्जन होता रहता है। तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखना है, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक, उपचयी क्रिया और अपचयी। अब इनमें क्या होता है कि उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया को लेने के लिए क्या करते हैं, जीवधारी बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो बड़े वाले उपचयी और जो ब्रेक डाउन होता रहता है, जैसे आपको हमने बताया कि लार्जेस्ट मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होगा, तो जो बड़े मॉलिक्यूल क्या होते हैं ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो इनका क्या होता है, जो ये मान लीजिए आपको लार्जर मॉलिक्यूल है, इनका ब्रेक डाउन होगा बेटा, ये ब्रेक डाउन होकर आपको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रेक डाउन जो होता है आपको कह सकते हो ऐसे कि द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल with presence of oxygen molecule or absence of oxygen molecule is called as respiration, उसको कहा जाता है बेटा respiration। तो दो चीजें आपको यहाँ पे मिली, एक हमने पहले बताया था न्यूट्रिशन, पहले लिखा था पोषण किसे कहते हैं शुरुआत में ही, और दूसरी पॉइंट आपको मिली यहाँ पे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये मिला। तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन का डिटेल में लेक्चर में देखेंगे, सेकंड चैप्टर होगा, आपको इसी चैप्टर में आपको सेकंड टॉपिक होगा, बारी बारी सबका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो न्यूट्रिशन का रेस्पिरेशन हुआ, अब ये विलीन होकर रेस्पिरेशन जैसे ही हो जाता है तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कंडीशन ये रहती है कि एक कोशिकीय जीव में आपको क्या होता है टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली आपको ले लेते हैं, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो जटिल कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें फॉर्मेशन होता है कि ये रहता है कि जो हमने बता रखा था कि सेल रहता है बेटा, ये सेल से आपको क्या होता है टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जबकि यूनिसेलुलर में आपको टिश्यूज नहीं पाए जाते, और बाद में क्या होता है ये टिश्यूज आपको फॉर्मेशन करते हैं किसका, ऑर्गन का, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और यही ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी सिस्टम बनाता है, बॉडी सिस्टम बनाता है। तो बॉडी का निर्माण देखो कि अगर एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो तो सिंपल टाइप से वो तो कर लेगा अपना, लेकिन एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है तो वो अपने उनके विशेष अंग पाए जाते हैं, अलग अलग अंग, अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग टिश्यूज होती है उसमें भी टिश्यूज अपना फंक्शन अलग अलग करती हैं। तो इनमें क्या होता है जो जटिल कोशिकीय होते हैं जनरली यदि सिंपल है यूनिसेलुलर का तो वो डिफ्यूजन द्वारा तो कर देगा, क्या रखिएगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। अगर आपको सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो डिफ्यूजन द्वारा उसका सारा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन यदि मल्टी सेलुलर जिसमें ऑर्गन पाया जाते हैं बॉडी सिस्टम वाला है उनमें आपको डिफ्यूजन नहीं होगा। कुछ सेलों में तो हो जाएगा जो कॉन्टेक्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ सेलों को आपको नहीं मिलेगा, तो उनको आपको डिफ्यूजन द्वारा उनका प्रोसेस नहीं हो पाएगा जो स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं उन शरीर का विशिष्ट शरीर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके ऑर्गन जैसा अगर लिया जाए, हमने रेस्पिरेशन लिखा, रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करते हैं, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होगा वो अलग होगा, जैसे नोज हुई बेटा हमारा लंग्स हुआ, वो सब आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन फिलहाल आपको ऑक्सीजन तो हमारे हर चीज़ों को ऑर्गन के चाहिए, हमारे हाथ अंगुली वाले जो टिश्यूज है सॉरी जो टिश्यूज है वहाँ पर भी चाहिए, हमारे पैर वाले जो सेल्स है वहाँ पे हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन। तो ये जरूरी है कि वो क्या करता है कि हर सेल को आपको डिफ्यूजन द्वारा नहीं पहुँच सकता, तो इसलिए क्या लगता है एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर वहाँ से विलीन होकर जब पहुँचता है हमारी बॉडी के अंदर तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग सा सिस्टम मिलता है जिसको बेटा कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ये और मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिला, जबकि आपको यूनिसेलुलर में ध्यान रखिएगा कि यूनिसेलुलर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि वो सिंगल सेल का बना होता है, उनका डिफ्यूजन द्वारा सारी क्रियाएं हो जाती है, जबकि आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो दो चीजें हुई, न्यूट्रिशन भी मिला, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट। अब बात आती है कि जब ये सारा विलीन हो जाता है
तो जीवधारियों के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, बॉडी के अंदर कुछ आपको वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो आपको क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं कुछ हमारी बॉडी के अंदर, वेस्टेज आते हैं, वेस्टेज मटेरियल बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, और उस वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब हानिकारक होता है बेटा, पॉइजनस होता है। यदि वो बॉडी में रह गया कुछ देर तक तो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए बॉडी क्या करती है कि कुछ आर्गन, स्पेशल टाइप के आर्गन जो बने रहते हैं, उन वेस्टेज को क्या करते हैं बेटा, वो फिल्टर करते हैं। उनका काम होता है वेस्टेज को अलग करना वहाँ से, और बॉडी के बाहर क्या होते हैं, एग्जिस्ट कर देते हैं या बाहर निकालते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहा जाता है। ये भी आपको नोट करिएगा, एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन मिला कि हम वेस्टेज को क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं। आपको लिखा भी होगा कहीं कि एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जन का होता है, हिंदी में आपको क्या कहते हैं, उत्सर्जन का रहता है। अब ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान रखो कि सारे प्रोसेस में क्या 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 थोड़ी सी जानकारी मिली है कि लाइफ प्रोसेस में हम वो सारे जीवधारी कैसे एनर्जी को लेते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। फूड में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो एनर्जी करेंसी होता है, डेली करेगी इसकी खपत होती है। प्रोटीन ये मेंटेन करता है, बॉडी बिल्ड कराता है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, अर्थात इसी से बनता है। लिपिड जो होता है वो स्टोरेज फैट होता है, वो आवश्यकता पड़ने पे एनर्जी देता है स्टोर करके। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। अब कंडीशन यहाँ पे मिली कि 4 पॉइंट हमको मिला, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे अगर इन चारों को देखा जाए तो इस सारे के सारे इनका लाइफ प्रोसेस मिल होते हैं इन्वॉल्व, इन्हीं को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। यही प्रोसेस तो आपको क्या करना है, लाइफ प्रोसेस। यदि न्यूट्रिशन ना हो तब भी लाइफ स्टॉप कर जाएगी, रेस्पिरेशन ना हो तब भी लाइफ स्टॉप कर जाएगी, यदि ट्रांसपोर्टेशन में कोई गड़बड़ी है तब भी स्टॉप कर दी स्टेशन। जैसे देखा डॉक्टर के पास देखो ना, कहीं स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हो उसके आगे तो आदमी तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, उसको ठीक करता है। इसी सारी चीज़ों का वो क्या करता है, बायोलॉजी के थ्रू अध्ययन किया रहता है, डिटेल में हर क्लास तक पढ़ा रहता है। आपको पता होगा कि एमबीबीएस में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है बहुत माइन्यूट लेवल पे, तब जाके वो सारे सिस्टम को जानता है और आपकी बॉडी में कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस को हमने देखा कि आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एक्सक्रीशन, 4 को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसी पहले चैप्टर में 4 पॉइंट पढ़ने हैं। तो अगले लेक्चर में हम बेटा नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे आपको डायरेक्ट न्यूट्रिशन। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का पढ़ लीजिएगा न्यूट्रिशन कि क्या लिखा हुआ न्यूट्रिशन में, हम कंटिन्यूअस करेंगे उसी को और पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। गुड बाय।